हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की जो सीरीज चल रही थी उसका ही एक और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 को आज आप लोगों को मैं लेकर आया हूं। तो इस चैनल पर जो मैंने वादा किया था कि आप लोग को लगातार प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, उस वादे पर मैं खरे उतरते हुए फिर एक बार और आप लोग के लिए समक्ष बहुत ही जबरदस्त 73 प्रश्नों की ये प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को 50 जनरल नॉलेज से यानी कि जनरल नॉलेज में आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी कि ये सारा प्रश्नों का मिक्सर और करंट अफेयर का मिक्सर रहेगा इन 50 प्रश्नों में। और जो 50 प्रश्नों के बाद 91वां प्रश्न से हम जो चालू करेंगे यानी कि 25 प्रश्न आप लोग को जो साइंस का कराएंगे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप लोग का यह जो लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है आप लोग के इस परीक्षा का, तो यह लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की जो लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर इस प्रैक्टिस सेट को हमने आप लोग के लिए बनाया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप लोग के द्वारा इस चैनल पर पिछले वीडियो में बहुत ही प्यार दिया गया है और उस प्यार को पाकर मैं क्या बोलूं, मैं मंत्र मुग्ध हूं एकदम। मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। आप लोग बस इसी तरह इस चैनल पर आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और आप लोग के लिए टॉप लेवल का कंटेंट और 75 प्रश्नों की तैयारी मैं इसी चैनल पर आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। और मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेज हमारे चैनल पर चल रही है। तो कुल मिला जुलाकर आपकी संपूर्ण तैयारी का जो जिम्मा ये इसके ग्लोबल क्लासेज ने उठाया है, आप लोग के परीक्षा के अंत तक निभाता रहेगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आप लोग का कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। यहाँ पर 38वीं पूछ रही है दोस्तों। 38वीं पैरेलल जो लाइन है यानी कि 38वीं समानांतर सीमा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। ऑप्शन है आप लोगों के पास पोलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। तो इन चारों प्रश्नों में से जो है इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह जो हो जाएगा ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग की जो जो तैयारी चल रही है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। और यह जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, आप लोग इस वीडियो को देखते हुए आप लोग जैसे जैसे प्रश्नों को देखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उस आंसर को टाइप कीजिएगा। यानी कि कितना प्रश्नों को आप लोगों ने सही प्रश्नों का उत्तर दिया, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पिछले वीडियो में आप लोग के द्वारा, बहुत दोस्तों के द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखा गया, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं उन लोग के द्वारा ये नहीं बताया जा रहा कि आप लोग को इस 75 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। तो इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आप लोग तैयारी बस बनाए रखिए। जिनका कुछ कम भी सही हो वो भी लिख सकते हैं, जिनका संपूर्ण तैयारी हो वो भी अपना मार्क्स शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि संपूर्ण तैयारी मैं कराऊंगा, तो उसी तरह का यह सेट जो है, क्योंकि सेट बनाने में दोस्तों थोड़ा सा देर लगता है और देर लगने के चलते, क्योंकि एक एक प्रश्नों को आप लोग के लिए चुन कर लाना रहता है और एक एक प्रश्न को चुनना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है, देखिए यहाँ पर करंट अफेयर का ही प्रश्न आ गया। करंट अफेयर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम पूछ रहा है दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न आप लोग को बिल्कुल ही, इसीलिए बोल रहा हूं कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न, एकदम इसी टाइप के पैटर्न का आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। ऑप्शन है आप लोग के पास प्रदूषण समाप्त करो, बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सी पर्यावरण की सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण का जो समाधान है ये इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम रहा। किसका थीम रहा ये, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का ये थीम रहा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और
तीसरा प्रश्न है, देखिए ये आप लोग को हिस्ट्री से प्रश्न आ गया कि शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, यानी कि शिव भगवान को किस रूप में प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा, यह उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। किसके रूप में? शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है यह दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न 4 है यहाँ पर आप लोग के लिए कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। दोस्तों ये 4 महाद्वीप आप लोग को दिया गया है, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इन चारों से में से कौन से महाद्वीप से ये तीनों जो रेखाएं हैं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अफ्रीका महादेश से यह तीनों रेखाएं जो गुजरती है। तो आप लोग बस बहुत शानदार तरीके से आप लोग याद करते रहिए, कंफ्यूजन की कहीं भी गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि आप लोग के लिए इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं कि आप लोग को जो तैयारी चलती है ये प्रैक्टिस सेट कर लेने से आप लोग का बिल्कुल कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं रह जाती है। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए और इसी तरह का लगातार आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट है इस चैनल पर प्रोवाइड आप लोग के लिए कराया जाता रहेगा। और आप लोग के लिए मैं बता दूं कि आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस के प्लेलिस्ट में अगर जाइएगा तो आप लोग के लिए हिंदी की स्पेशल क्लासेस, करेंट अफेयर के 7 पार्ट में आप लोग का वीडियो उपलब्ध है, यानी कि मोर देन 600 से भी करेंट अफेयर ज्यादा आप लोग को मैं बता दिया हूँ इस चैनल पर। तो करेंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी। जीके जीएस का जो प्ले सेक्शन है उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैथ वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मैथ का वीडियो मिल जाएगा, रीजनिंग वाले में रीजनिंग से वीडियो मिल जाएगा, और कंप्यूटर से भी आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं तो कंप्यूटर का भी प्लेलिस्ट मैं आप लोग के लिए बना दिया हूं, तो आप लोग उसको भी विजिट कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग की कहीं से भी क्वेश्चन पूछे परीक्षा में, सबकी तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। बस आप लोग के द्वारा इसी तरह प्यार दिखाते रहिए आप लोग चैनल पर, और वो प्यार है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों अभी तक जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है, जिन दोस्तों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है आप लोग को कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। ये चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, चीनी यात्री इत्सिंग ने 6ठी शताब्दी में बिहार का भ्रमण किया। तो देखिए बिहार से भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा जो है बिहार एसएससी के द्वारा लिया जा रहा है और बिहार के लिए है, तो बिहार से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इन चीजों को मैं भी ध्यान में रखते हुए ऐसे भी प्रश्नों को मैं शामिल किया हूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 6 देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जनगणना पर आ गया प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा जिला हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा शिवहर जिला जो हो जाएगा, इसकी जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा थी। तो दोस्तों मैं आप लोग को चारों ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूं, अब इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि चारों ऑप्शन को पढ़ूंगा और डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 75 प्रश्न जो है आप लोग को बहुत कम समय में कराना है, ताकि आप लोग की समय की भी बचत हो और आप लोग और चीजों को भी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें और कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग कर लें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 है आप लोग को कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वह कौन सा ग्रंथ है भाई जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा पंचतंत्र। वही पंचतंत्र जिसके लेखक जो हैं ये विष्णु शर्मा है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 8 है, देखिए ये करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन आ गया कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2023 की बात की जा रही है, पुरुष एकल का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है ये फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। इसके द्वारा नोवाक जोकोविच के द्वारा।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 है, 9वां प्रश्न है कि अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। अजंता की जो चित्रकारी की गई है दोस्तों, उसमें रामायण है कि महाभारत है कि जातक का निरूपण किया गया है या पंचतंत्र का। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अजंता की चित्रकारी है दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा अजंता की चित्रकारी में जातक को निरूपित किया गया है। किसको? जातक जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देश प्रश्न नंबर 10वां है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग को कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने का के उद्देश्य से साहस, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये साहस पहल का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है जो महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए? तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछा गया है, इसमें दो प्रश्न आप लोग को तैयार हो जाएगा। अगर प्रश्न इस तरह से पूछ ले कि साहस पहल की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए किया गया है, तो दोस्तों यह महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। अगर ये पूछ ले कि यह पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना जो हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और अंत तक एकदम बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई कष्ट थोड़ा करना पड़ेगा और प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल मन से लगाना होगा। ये नहीं कि 5 प्रश्न देखे, 2 प्रश्न देखे और उसके बाद छोड़ दिए, नहीं। ऐसे प्रैक्टिस सेटों की तैयारी नहीं होती है। आप लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए और वो भी आप लोग अंतिम में उसका मार्क्स जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मेरा इतना प्रश्न जो है ये सही हुआ 75 प्रश्नों में से, उसमें कोई शिकायत नहीं है। कम भी सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी सही है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न 11 है यहाँ पर कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों यह जो उक्ति है यानी कि रक्त और लौह की नीति जो है दिल्ली के कौन सा सुल्तान था दोस्तों? तो वह जो हो जाएगा ये बलबन था। कौन था? यह बलबन जो था, ये इसके द्वारा ही रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? देखिए फिर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। तो सारा जो कॉम्बिनेशन बनाने में दोस्तों थोड़ा सा देर हो जाता है और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक प्रैक्टिस सेट देने के बाद 2 दिन आपने समय ले लिया। तो दोस्तों आप लोग के लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को अगर चुन चुन कर देना है तो दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इतना समय तो आप लोग को देना ही पड़ेगा। और इतनी जो अच्छे अच्छे प्रश्नों की जो तैयारी है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। इसमें कोई लापरवाही मत कीजिए और मैं आशा करता हूं कि इस बार जो है बीएसएससी की परीक्षा में आप लोग की सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देखिए कौन सा हो जाएगा। तो अल मुहित अल हिंदी 2023 जो है अपने भारतीय सेना अपने भारतीय नौसेना और सऊदी अरब देश की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास ये किया गया, ठीक है ना? कौन कौन देश? अपना भारत देश और सऊदी अरब के बीच में अल मुहित अल हिंदी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 13 है आप लोग को कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। यानी कि भारतीय कला और यूनानी कला दोनों का सम्मिश्रण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्रश्न जो हो जाएगा ये गंधार शैली जो है ये भारतीय और यूनानी शैली दोनों का यह सम्मिश्रण है। कौन सा? ये गांधार जो हो जाएगा इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 14 है कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप लोग को, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों लवणता की जो सर्वाधिक मात्रा है वो डेड सी में पाई जाती है। किसमें? मृत सागर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 15 है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। कौन निर्माता थे दोस्तों?
तो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता जो हो जाएंगे ये दोस्त, ये हो जाएंगे नरसिंह प्रथम जो हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह पुरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ये उड़ीसा में भी स्थित है पुरी, ठीक है ना। और पुरी में वो एक और मंदिर जो है फेमस है, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर लिखिए कि वह कौन सा मंदिर और नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 16 है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ये पटना में जो स्थित ये गोलघर है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1786 ईस्वी में जो है पटना स्थित गोलघर का निर्माण किया गया था। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे याद है कि पिछले प्रीवियस ईयर के आपके प्रश्नों में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा गया था, तो इस बार मैंने गोलघर का ले लिया, क्योंकि इस तरह के जो यूनिक प्रश्न है बिहार एसएससी के द्वारा हमेशा उसका हाईलाइटेड प्रश्न रहता है। तो आप लोग के लिए काफी इस प्रैक्टिस सेट पर मेहनत की जा रही है। तो बस आप लोगों ने जिस तरह पिछले वीडियो पर प्यार दिखाया है, उसी तरह एकदम कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब से एकदम चैनल को वाह वाह कर दीजिए। पूरा मतलब जबरदस्त तरीके से पूरे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी जो मोटिवेशन है एकदम हाई लेवल पर पहुंचे रहे और आप लोग के लिए इसी तरह प्रैक्टिस सेट में हमेशा लाता रहूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह उपगुप्त जो है इन्हीं से प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। किसने? अशोक ने। और ये कब कब ये बौद्ध धर्म को ये अपनाया था? तो दोस्तों कालीन का जो युद्ध हुआ था उसमें भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने अपना जो है युद्ध से अपना संन्यास ले लिया, यूं कह लीजिए। तो ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उन्होंने उपगुप्त से ली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 18 है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इस प्रश्न का दोस्त ये आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में हुआ। तो देखिए यहाँ पर चारों जो युद्ध का जो ईस्वी दिया हुआ है आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। ये तराइन का युद्ध जो है ये प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192, यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये तराइन का फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है ना। और ये कन्नौज का युद्ध 1194 में हुआ था। तो ये लेकिन मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध 1194 में उसको जयचंद को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 19 है कि निम्न में से कौन सी घाटी बोल रहे हैं, सॉरी, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खानी में गिरती है? प्रश्न है आप लोगों का कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खानी में गिरती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खानी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 20 है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जो है 1857 में यह प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये मुंबई मत कहिए, अब मुंबई हो गया है, बम्बई पहले कहा जाता था। तो ये तीनों विश्वविद्यालय जो है 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 21 है कि ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य यानी कि बद्ध योग नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऋग्वेद की बात की जा रही है दोस्तों, और अघन्य शब्द की यहाँ पर बात की जा रही है। अघन्य जो है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया था, जो बद्ध योग नहीं है। तो ऋग्वेद में जो है अघन्य जो है गाय के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 22 है, देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, सीए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यानी कि करंट अफेयर, कि हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया? कौन से राज्य में किया गया दोस्तों? तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो हो जाएगा ये तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में दोस्तों ये बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आप लोग ये जो 125 फुट दिया हुआ है इसको भी याद कर लीजिएगा। मैं भी प्रश्न पूछ ले कि तेलंगाना में जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो अनावरण किया गया है
उसकी लंबाई कितनी है? 125 फुट है दोस्तों। कितना? 125 फुट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 23 है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? कौन सा वह सुल्तान शासक था दोस्तों? तो वह दिल्ली दिल्ली का वो शासक कौन था दोस्तों? वह दिल्ली का भी शासक था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? तो दोस्तों ये बातें जो है दिल्ली शासक ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना, कि वो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं द्वारा इसका विरोध किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 24 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यहाँ पर अपने देश के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। जो भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है इसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो यह जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो दोस्तों हड़प्पा कह लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए, तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? तो दोस्तों यह लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह था। और आप लोग को लिए सिंधु घाटी सभ्यता से मैं एक बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए वीडियो, सेपरेट वीडियो उपलब्ध आप लोग के लिए मैं करा दिया हूं। तो आप लोग अगर नहीं देखे उसको अभी तक तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में उस वीडियो को देख लेने के बाद में कोई प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरे चैनल पर अभी 102 वीडियो आप लोग के लिए हैं। और सपोज कर लीजिए कि जो बिहार पुलिस के लिए जो प्रश्न मैं बनाया हूं, तो ये मत सोचिए कि वो प्रश्न आपको बिहार एसएससी में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आप लोग वो सारा जीके जीएस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और आप लोग की मैं गारंटी यहाँ पर देता हूँ कि आपकी जो जीके की तैयारी है एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा इन सारे वीडियो को देख लेने के बाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 26 है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ये कौन सी देश के संविधान से ली गई है जुडिशियल रिव्यू दोस्तों? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है। कौन सा? न्यायिक पुनरीक्षण जो है जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 27 है कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? ये टक्का नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को देना है। तो दोस्तों ये चांदी का जो सिक्का टक्का था ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। ये इल्तुतमिश किससे संबंधित था? गुलाम वंश से, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 28 प्रश्न है कि नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो यह नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए नेपा नगर जाना जाता है। 29 प्रश्न है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये बुध और जो शुक्र जो ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो ग्रह हैं उनके कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 30 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। यहाँ पर स्थापन युग है पूछ रहा है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में ये स्थापना हुआ था? तो प्रश्न ये है, तो दोस्तों यह गुप्त शासन काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने इसका ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है ना। किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के शासकों ने। प्रश्न अगर ये पूछ ले इसमें कि ये तो हो गया कि गुप्त गुप्त वंश के शासकों ने किया था, लेकिन लेकिन अगर इसका अगर ये पूछ ले कि कौन से किसने किया था, तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुमार गुप्त प्रथम जो है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ये गुप्त वंश शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 31 है कि तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। ये तातीपाका तेल रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधनशाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 32 है
कि निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। ये वरकरी संप्रदाय पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वरकरी संप्रदाय का जो संत इस चारों में से दोस्तों ये जो थे ये नामदेव थे। कौन थे? नामदेव जो थे ये वरकरी संप्रदाय के संत थे। कौन से? नामदेव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 33 है प्रश्न कि चलैया समिति का संबंध है। ये चलैया समिति बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो एसएससी कह लीजिए, बैंकिंग कह लीजिए, आप लोग को बिहार एसएससी कह लीजिए, बीपीएससी कह लीजिए, यूपीसी कह लीजिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सारा में ये चलैया समिति का संबंध जो है ये पूछा ही गया है। तो दोस्तों इसी तरह के टॉप ट्रेंडिंग वाले प्रश्नों को मैं आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लाता हूं, ताकि आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और आप लोग एक प्रश्न भी छोड़ कर ना आए। मेरा ये कोशिश है कि आप लोग 50 में से 50 प्रश्नों को आप लोग करके आए, यानी कि इस सेक्शन से जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो साइंस से 25 प्रश्न है उससे भी 25 में 25 करके आए, यानी कि पूरे 75 प्रश्न आप लोग को कराने का यह जो जिम्मा इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा उठाया गया है वो आपको हमेशा निभाया जाएगा। आप लोग बस चैनल पर इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को पूछा जा रहा है चलैया समिति का संबंध। तो चलैया समिति का संबंध जो है दोस्तों ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंध है चलैया समिति का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 34 है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई गई थी। तो पहले ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ है, तो दोस्तों ये श्रवण बेलगोला में है, ठीक है ना। और किसने स्थापित कराया, तो दोस्तों यह जो थे यह शासक जो थे चामुंड राय ने इसको स्थापना करवाया था गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा को श्रवण बेलगोला में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 35 है कि 2005 संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है किस प्रावधान के द्वारा किया गया दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा आप लोगों के अनुच्छेद 17 द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर 2005 नहीं होगा दोस्तों, ये काट लीजिएगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 36 है आप लोग को कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुरुआत किया है। तो इस प्रश्न का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ये मध्य प्रदेश के, ये जो मध्य प्रदेश राज्य है उसी के द्वारा यह मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 37 है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, कितना रूप है दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा ये भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या 9 है। कितना है? 9 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 38 आप लोग का है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम, ये जरी कलम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये इतिहास का क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी सम्राट अकबर के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन जो थे उन्हीं को सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 39 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्त मेरे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये 1935 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1935 ईस्वी में किया गया। अगर इसमें एक और प्रश्न पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक की ये तो स्थापना की बात होगी 1935 में, लेकिन दोस्तों एक और इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये राष्ट्रीयकरण की अगर बात पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दोस्तों इसको भी मैं यहाँ पर बताना उचित समझता हूँ। यह 1 जनवरी, यहाँ पर एक लिख लीजिए, ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण जो है किया गया। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया।
तो चलिए इस फैक्ट को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये जितना छोटे-छोटे फैक्ट हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों को इतना क्वेश्चन अच्छा लगा है, आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जो है एकदम बिल्कुल बाढ़ ला दीजिए, जो बोला जाता है ना कि एकदम बाढ़ ला दीजिए। और इसी तरह के प्रश्नों का मैं इस चैनल पर आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल बाढ़ ला दूँगा, सैलाब ला दूँगा। इस सैलाब में आपकी नैया जो है एकदम बिल्कुल पार करा कर ही इस चैनल के द्वारा दम लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 40 है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय में एक प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था तो किसके दरबार में रहता था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह बिंबिसार के दरबार में यह जीवक जो है रहता था। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में रहता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 41 है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये 25 वर्ष है, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो शिवाजी के द्वारा 1665 में पुरंदर की संधि हुई। ये एक और प्रश्न इसमें हो गया। आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में। किसके किसके बीच में? मुगल सेनापति। और वो मुगल सेनापति कौन था दोस्त? तो वह था ये जय सिंह था। कौन था? ये जय सिंह। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 43 है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर विश्व साक्षरता दिवस पूछा जा रहा है दोस्तों। तो विश्व साक्षरता दिवस जो है यह मेरे भाई यह 8 सितंबर को जो है ये विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 44 है यानी 44वां प्रश्न आज का है। और आप लोग अभी तक बने हैं तो दोस्तों आप लोग निश्चित ही आप लोग को एकदम पढ़ाई को सीरियसली रूप से ले रहे हैं और इसी तरह 75 प्रश्नों तक बने रहिए और शानदार तरीके से इन प्रश्नों को तैयारी कीजिए आप लोग। प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था उस समय उत्तरी भारत में कौन सा राजवंश का शासक था दोस्तों? शासन था। यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये नंद वंश। ठीक है ना? नंद वंश का शासन था उस समय में। ठीक है ना? और वही नंद वंश जो घनानंद वाले नंद वंश की बात किया जा रहा है, जिसको ये घनानंद को हराकर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 45 है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है पिछड़ी, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो अपने देश भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है ना? कौन से अर्थव्यवस्था है ये? विकासशील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 46 है कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को प्रशासन को ले लिया था अपने हाथों में? यानी कि यूं कह लीजिए कि अंग्रेजों ने हड़प लिया था उसको। तो दोस्तों यह जो सारा किया कराया जो है दोस्त ये लॉर्ड डलहौजी जो है इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कह लीजिए, यानी कि राज हड़प की नीति भी अगर क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी ही इसका आंसर हो जाएगा। और ये लॉर्ड डलहौजी का यही राज हड़प का नीति जो था उसमें ये कुशासन के आधार पर अवध राज्य को हड़प लिया था। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 47 है कि विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है ना? विश्व बैंक मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 48 प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक था जिसका लेखक की बात की जा रही है। तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक का जो लेखक जो हो जाएगा दोस्तों ये वैलेंटाइन सिरोल जो थे ये इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल जो थे ये इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। 49 प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? यानी कि ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से
कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य हैं? तो दोस्तों अपने देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 50 है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये इलायची और काली मिर्च का बात यहाँ पर किया जा रहा है दोस्त। तो इलायची और काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, ये केरल को कहते हैं। और केरल को दोस्तों अगर ये पूछे कि मसालों का बागीचा कौन से राज्य को कहते हैं, तो वो केरल ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये केरल भी हो जाएगा। तो आप लोगों का जो जनरल स्टडी यानी कि समान ज्ञान से जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे बीएसएससी में, उसका मैंने 50 प्रश्न तो यहाँ पर करा दिया। अब आता है सेक्शन साइंस वाला, जिससे 25 प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे आपके बिहार एसएससी की इंटर लेवल वाली परीक्षा में। तो चलिए शानदार तरीका से इस प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए साइंस का पहला प्रश्न देखेंगे हम। 51 आप लोग को ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? यहाँ पर ऊष्मा की इकाई नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ये नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा। वाट जो है ये ऊष्मा का इकाई नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये ऊष्मा के इकाई है। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 52 है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है आप लोग के पास रदरफोर्ड, बैकुलर, बोर, जेसी बोस। तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये बेकुरल हो जाएगा। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आप लोग को, इसमें सदिश राशि पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सदिश जो हो जाएगा ये राशि हो जाएगा, ये संवेग जो है ये सदिश राशि है। ठीक है ना, ये संवेग जो है ये सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 54 है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई कह लीजिए या हड्डियों का अध्ययन कह लीजिए, विज्ञान की किस शाखा में होती है दोस्तों? तो वह जो शाखा है उसे हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 55 है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने देश के ये जो सीवी रमन जी हैं, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में प्रदान किया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग के लिए मैं सेपरेट वीडियो एक नोबेल पुरस्कार का जो 2023 में नोबेल पुरस्कार जितने लोगों को मिला, जो 6 क्षेत्रों में मिलता है, ये 6 क्षेत्रों में, तो सारे लोगों को यहाँ पर मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें 2023 के जितने लोगों को मिला, किस चीज के लिए मिला उन लोगों को, और कितनी राशि नोबेल पुरस्कार में मिलती है, यानी कि सारा कहिए कि नोबेल पुरस्कार का जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा प्रश्न उसमें है। और 2023 के साथ साथ मैंने 2022 का भी नोबेल पुरस्कार को जितने लोगों को मिला है उसको भी मैंने उस वीडियो में बता दिया है। और एक और फैक्ट इसमें है कि अपने भारत देश में कितने लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है, उसका एक चार्ट भी मैंने वहां पर उपलब्ध करा दिया है। तो वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको काइंडली एक बार जरूर देख लीजिएगा परीक्षा में जाने के पहले। और उसको 100 ट्रिक्स का जो जबरदस्त तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही लाजवाब है। आप लोग वीडियो देखने के बाद बोलिएगा कि सर ये बहुत लाजवाब ट्रिक रहा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 56 कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कुनेन होता है, उसका निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो दोस्तों यह सिनकोना की छाल से जो है मलेरिया की ये प्रभावी औषधि जो कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 57 है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता कैसे नापी जाती है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 58 है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, यानी कि एक जो वयस्क मानव होता है उसमें जल कितना प्रतिशत होता है?
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये 65% जो है ये मानव शरीर में, एक व्यस्त मानव शरीर में ये जल की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 59 है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, यानी कि पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा भूप्रपट्टी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 60 है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसे दोस्तों फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। तो उसका जो रंग होता है दोस्त मेरे, वह होता है वो नारंगी रंग का जो होता है। ये ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 61 है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। आप लोग जब प्याज काटते होंगे तो आपकी आंखों में निश्चित ही आंसू आ जाते होंगे। तो यह जो होता है किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है ये सल्फेनिक अम्ल। ये सल्फेनिक अम्ल जो है इसका कारण होता है। गलती से सल्फोनिक मत लगा दीजिएगा, ये सल्फेनिक अम्ल होता है, ठीक है ना। सल्फेनिक अम्ल के कारण ये प्याज के छिलके उतारने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 62 है कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर दोस्तों कपड़ों की आप लोग की जो ड्राई वॉश होता है, तो ड्राई वॉश में किसका प्रयोग किया जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ड्राई वॉश में पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल, उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी का प्रयोग जो है शुष्क धुलाई में किया जाता है। उपयुक्त सभी जो है शुष्क धुलाई में प्रयोग इनका किया जाता है। 63 प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग, तो पलायन वेग को आप लोग बखूबी समझते होंगे। मैंने ज्योग्राफी के वीडियो में खूब बढ़िया से इसको, जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने बता दिया है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है दोस्त, यह जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इस रफ्तार से अगर किसी चीज को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पुनः वो जो है पृथ्वी पर वो लौट कर नहीं आएगा। वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है उससे बाहर चला जाएगा, वो पुनः पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है दोस्तों, पर मिनट न लगा दीजिएगा आप लोग। तो आप लोग अच्छे से, आप लोग एक एक चीज को ध्यान से रखकर पढ़िएगा। और आप लोग के लिए मैं दोस्तों इतना मेहनत करता हूं, तो अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत पहले पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 64 है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य होता है दोस्त? तो यह जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। 65 हम लोग देखेंगे कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। जो अपना घर में जो सप्लाई में विद्युत रंग, ये विद्युत सप्लाई जो होता है उसमें काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है, यानी कि काले रंग का जो तार होता है वो किसको निर्देशित करता है? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह उदासीन तार होता है। क्या होता है वो? उदासीन तार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 66 है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है, या ऐसे पूछ ले कि लोहा के अयस्क कौन है इनमें से? तो दोस्तों लोहा जो है ये हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है सबसे ज्यादा। कौन से? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 67 है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर बात किया जा रहा है दोस्त। तो ब्लीचिंग पाउडर में दोस्तों यह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यौगिक होता है। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर में ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है एक रासायनिक यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 68 है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्त? तो उस प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डायलिसिस कहते हैं। ये डायलिसिस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 69 है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस चीज में होता है दोस्तों? तो ध्वनि का सबसे अधिकतम वेग
ठोस में होता है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में धातु दिया हुआ है, और धातु जो होता है ये ठोस होता है, इसलिए धातुओं में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होगा। अगर ऑप्शन में ठोस दिया रहता तो ठोस भी लगा देते, धातु की जगह पर अगर ठोस दिया रहता तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 70 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये भी अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे बात वही हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 71 कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए का संचयन किया जाता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, स्टॉक कहाँ रहता है विटामिन ए का। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए का संचय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 72 कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा काम लेते हैं दोस्तों, तो दूरदृष्टि दोष जो है यह उत्तल उत्तल लेंस जो है यह दूरदृष्टि दोष को ये निवारण करता है। कौन सा, ये उत्तल लेंस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 73 कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस के बारे में बात किया जा रहा है। तो दोस्तों यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। आप लोग ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड मत लगा दीजिएगा, आप लोग ऑप्शन को देखिए। सबसे पहले आप परीक्षा में बैठिए तो रिलैक्स माइंड से बैठिए, और एक एक प्रश्न के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको अच्छी तरीके से भली भांति देखकर आप लोग ऑप्शन को टिक कीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि आप लोग ऐसे कीजिएगा कभी गलती नहीं होगा। हड़बड़ी में कहीं क्वेश्चन का जवाब मत दीजिएगा, नहीं तो गलती होने की संभावना जो है बने रहती है। और आप लोगों को जो परीक्षा में सफलता मिले यही मेरी कामना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 74 जो है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है दोस्त, तो दोस्तों यह एड्रीनल, यह एड्रीनेल जो है यह इसे ही हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 75 आज का देखिए 75वां प्रश्न है कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है दोस्त, तो डीपीटी का जो टीका है दोस्तों यह पोलियो में काम नहीं आता है। यह जो लगाया जाता है डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए लगाया जाता है, और यह पोलियो का अलग वैक्सीन होता है। तो डीपीटी का टीका जो है ये पोलियो में काम नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए 75 प्रश्न यानी कि 50 समान ज्ञान सेक्शन से और 25 समान विज्ञान जनरल साइंस से करा दिया मैंने। और आप लोग के लिए मैं एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं। आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न, चलिए देखिए आप लोग। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो आप लोग की अगर जबरदस्त तैयारी है, अगर आप लोग बहुत सीरियस रूप से पढ़ रहे हैं, तो इस प्रश्न का सवाल का जवाब देना आप लोग के लिए बिल्कुल बनता है। और आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इस ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न रहा, और आशा करता हूं कि आप लोग इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही आप लोग के लिए। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग का जितना स्कोर आया है 75 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का यह जो क्लास जो प्रैक्टिस सेट जो रहा वो कैसा रहा इसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो इन्हीं सब बातों को मैं कहते हुए और आज का यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और इसका नेक्स्ट जो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस वीडियो का, तो पार्ट 1 देखिए, आप लोग को यहीं पर शो कर रहा होगा। तो पार्ट 1 उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। और आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।